एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे तो दैट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे एग्जाम्पल्स के साथ साथ क्लियर हो जाए। देन थर्ड, हाउ टू सेलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस। राइट प्राइस सिलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं तो उस केस में नॉर्मली हम लोग एट द मनी या स्लाइटली एट द मनी से ऊपर वाली कॉल या पुट में ट्रेड करते हैं। बट जब स्प्रेड कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, और जब हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, सपोज हम रिलायंस कर रहे हैं, इन्फोसिस या टीसीएस, इन सब स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे होना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फिर एग्जांपल्स के थ्रू हम बैक टेस्टेड समझेंगे कि लास्ट 5 दिनों का डेटा था, मार्केट गैप डाउन हुई, तो गैप डाउन होने के बाद पीसीआर का डेटा, ओपनिंग डेटा वाज नेगेटिव, उसके बाद भी वी वर बेटिंग ऑन द कॉल ऑप्शंस। वी बॉट 2500 100 कॉल ऑप्शंस, 2500 की कॉल ऑप्शन ली, फिर हम लोगों ने रिकमेंड किया 2550 की कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। तो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड बाइंग अ कॉल ऑप्शन डिस्पाइट कि पीसीआर का डेटा नेगेटिव था? क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के मन में ये क्वेरी होगी कि डेटा, ओपनिंग का डेटा नेगेटिव था, पीसीआर नेगेटिव था, तो हम लोग क्यों कॉल ऑप्शन पे बेट कर रहे थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर ऑप्शन ग्रीक्स को समझेंगे, जैसे ऑप्शंस ग्रीक्स में वेगा होता है, थीटा होता है, डेल्टा होता है, गामा होता है। ये तो 4 ऑप्शन ग्रीक्स आप लोग सुने होंगे, बट एडिशनल ग्रीक्स और 4 भी होते हैं, लैम्डा है। तो इन सब के बारे में हल्का सा एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से ये ग्रीक्स काम करते हैं और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, और इस 8 ग्रीक्स में कौन से ग्रीक्स सबसे मोर रेलेवेंट है हमारे लिए। ट्रेडिंग में जनरली 2 ग्रीक्स सबसे ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। एक तो डेल्टा, जिससे हमें पता चलता है कि ऑप्शंस की मूवमेंट कितनी होगी। दूसरा, नॉर्मली हम थीटा को ट्रैक करते हैं कि थीटा यानी टाइम वैल्यू डिले कितनी हो रही है। ये 2 ग्रीक्स एक ऑप्शन बायर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी वोलेटिलिटी वेगा है, वो इंट्राडे के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन राइटर्स के लिए वेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेल्टा और थीटा, इन 2 ग्रीक्स के बारे में समझेंगे कि ये दोनों कैसे रेलेवेंट है आपके लिए, और इससे आप किस तरीके से अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आज के पूरे वेबिनार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है स्टॉप लॉस लेवल्स एंड स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना इनटू द मार्केट, और ये नॉर्मली बिग प्लेयर्स या बिग इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट प्लेयर्स के द्वारा ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। और इस टेक्निक में नॉर्मली क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि अचानक से मार्केट गिरी। जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन एक्सपायरी थी, रिलायंस का एजीएम आने वाला था, और उस दिन आपने देखा होगा कि मार्केट में देयर वाज अ सडन सेल ऑफ जस्ट बिफोर ड्यूरिंग द एजीएम पीरियड। करीब करीब एजीएम 2 बजे स्टार्ट हुई, तो वहां पे अगर आपको याद हो तो मार्केट में एक सडन सेलिंग आई, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई, और वहां से 200-250 पॉइंट की रैली मार्केट में बनी। तो दैट वाज अ स्टॉप लॉस हंटिंग व्हिच वाज सीन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। और स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है कि बिग इंस्टीट्यूशंस दे सेल देयर ऑर्डर्स, वो अपने पोजीशंस को सेल करते हैं, दे बाय बैक देयर पोजीशंस एट अ लोअर प्राइस। और इन दैट केस जो स्मॉल रिटेलर्स हैं या जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ स्टॉप लॉस हंटिंग। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग से हमें हाउ वी कैन सेफगार्ड फ्रॉम स्टॉप लॉस हंटिंग, हमें क्या ट्रिक्स यूज करनी चाहिए सो दैट वी आर नॉट हम स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार नहीं हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, एंड एवरी डे नॉर्मली यू विल सी स्टॉप लॉस हंटिंग, बिकॉज़ विदाउट स्टॉप लॉस हंटिंग द बिगर हैंड्स कैन नॉट मेक मनी, बिकॉज़ ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है कि आपका पैसा मतलब इट इज जस्ट अ जीरो सम गेम। एक अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो दूसरे को लॉस हो रहा है, तो इट इज जस्ट अ सेविंग मनी व्हिच इज मूविंग फ्रॉम वन पॉकेट टू अदर पॉकेट। तो स्टॉप लॉस हंटिंग जनरली इट अकर्स ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेडिंग सेशन। जनरली ट्रेडिंग होता है तो नहीं होता है, बट ज्यादातर केसेस में आज भी हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में देखी गई। मार्केट मूव्ड अप वेरी फास्ट, देन इट केम डाउन टू बी बैक, और फिर बाउंस हुआ, और मोस्ट लाइकली टुमारो अगेन यू कैन सी अ गैप अप। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे हमें बचना है, और फिर हम देन वी विल डिस्कस अ ट्रेडिंग प्लान। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट
पॉइंट है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हम लोगों ने कई बार बात की है, और कई बार ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से करें, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली हम पीसीआर डेटा का इम्बैलेंस देखते हैं कि किस तरीके से पुट कॉल रेशियो या पीसीआर डेटा का इम्बैलेंस चल रहा है, तो वो इम्बैलेंस को भी हम समझते हैं कि कैसे हम देखेंगे। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप दो तीन तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो पीसीआर डेटा का इम्बैलेंस देख लिया कि डेटा जो है वो किस साइड ज्यादा है, यानी कि कॉल एंड पुट में किस तरीके का इम्बैलेंस है, वो भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेकंड हम ये फॉलो करते हैं कि मार्केट का जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो वॉल्यूम एंड एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है या नीचे ट्रेड हो रही है। वॉल्यूम एंड एवरेज प्राइस मतलब वीआर मतलब कि जो भी वॉल्यूम्स हो रहे हैं उसका वेटेड एवरेज प्राइस। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, W स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज प्राइस, यानी VR इज वॉल्यूम एंड एवरेज प्राइस। और अगर से निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस है वो अगर VR के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इट इज कंटिन्यू से 7 बजे मार्केट खुली और आपने देखा कि 11-12 बज गए मार्केट के, 11 बजे तक भी नॉर्मली मार्केट इज निफ्टी ट्रेडिंग अबव VWAP, इट इज नॉट गोइंग बिलो VWAP। और जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि टेबल टेनिस हम लोगों ने देखा होगा, लोगों ने टेबल टेनिस भी आप कई होंगे पार्टिसिपेंट जो खेलते होंगे, या टेबल टेनिस में जब आप बॉल को फेंकते हैं तो जस्ट ऑब्जर्व कि किस तरीके से बॉल बाउंस कर रही है। तो वैसे ही हमें VWAP पे भी नजर रखनी होगी। VWAP इज अ लेवल, और उस लेवल से जस्ट इमेजिन लाइक अ टेबल टेनिस की जो बॉल है, अगर वो बार बार उस VWAP लाइन से बाउंस कर रही है और इट इज नॉट गोइंग फार बिलो द VWAP लाइन, सो इट इज अ पॉजिटिव सिनेरियो। जैसे आज के दिन में आप देखेंगे, आज मार्केट में हम लोगों ने इसी तरीके का सिनेरियो देखा कि निफ्टी वाज जस्ट, निफ्टी VWAP के आसपास आ रही थी, जस्ट बाउंसिंग, फिर VWAP पे आ रही थी बाउंसिंग। तो जस्ट लाइक अ टेबल टेनिस की तरह निफ्टी, टेबल टेनिस बॉल की तरह निफ्टी बिहेव कर रही थी। तो इन दिस सिनेरियो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है दैट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। सेम अगर रिवर्स अगर आप ले लें कि जो VWAP लाइन है उसके आसपास निफ्टी टच कर रही है, देन अगेन इट इज रिवर्टिंग, या वहां से वापस रिवर्ट कर रही है, फिर टच कर रही है, फिर रिवर्ट कर रही है, तो इट इज अ नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से हम VWAP को देख करके भी एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल किस तरीके से चल रहा है। तो फर्स्ट हम पीसीआर डेटा देख लेते हैं कि क्या डेटा है, डेटा का इम्बैलेंस पॉजिटिव इम्बैलेंस है या नेगेटिव इम्बैलेंस है, और उसके बाद हम देखते हैं कि VWAP के ऊपर मार्केट है या नीचे। जैसे आज क्या हो रहा था कि पीसीआर का डेटा ओपनिंग में नेगेटिव था, यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो गैप डाउन ओपनिंग हुई तो जो पुरानी ओवरनाइट पोजीशन थी वो कटी, तो जिसके कारण पीसीआर का ओपनिंग पीसीआर नेगेटिव था। बट आप लोगों ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि ओपनिंग के बाद जिस लेवल पे पीसीआर ओपन हुआ वहां से वो नेगेटिव नहीं हुआ, वहां से पीसीआर वाज इंप्रूविंग। यानी कि सपोज कीजिए पीसीआर रेशियो जो ओपनिंग था इट वाज अराउंड 0.15, और नेक्स्ट टिक जो आई पीसीआर की वो 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, यानी कि जिस लेवल पे मार्केट खुला उस लेवल से पीसीआर और डाउन नहीं गई, वहां से पीसीआर इंप्रूव करते चली गई। तो अगर आप 9:15 बजे से 11 बजे तक का डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो इन 1-1.5 घंटे में क्या हुआ है कि पीसीआर ओपनिंग के बाद इट वाज जस्ट इंप्रूविंग। एंड द सेकंड सिनेरियो VWAP, मार्केट कंटिन्यूअसली VWAP के ऊपर ट्रेड कर रही थी। एंड थर्ड पॉइंट इज कि 25,100 पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट था, वो सपोर्ट लेवल था। तो ये तीनों सिनेरियो मिलने के कारण आज हम लोगों ने कॉल ऑप्शन पे बेट किया 25,100 की और 25,150 की, या बुल स्प्रेड पे बेट किया रादर कि हम पुट ऑप्शंस पे बेट किए। तो जो आपके मन में क्वेरी थी कि पीसीआर का डेटा नेगेटिव था एंड वी वर ट्रेडिंग कॉल व्हाई, सो उसका रीजन ये है कि ओपनिंग से पीसीआर इंप्रूव हुआ 0.1, 0.2, ओपनिंग के बाद निफ्टी का प्राइस कंटिन्यूअसली VWAP के ऊपर था एंड इट वाज जस्ट टेबल टेनिस बॉल की तरह इट वाज रिएक्टिंग लाइक। एंड द थर्ड वाज कि 25,100 पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट था। तो ये सिनेरियो आज हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल में हाईलाइट भी किया था कि व्हाई वी आर टेकिंग अ बुलिश बेट टुडे। आपने देखा होगा कि 25,100 की जो डेटा था वो हम लोगों ने हाईलाइट किया, देन वी टुक अ बुलिश बेट। तो ये दो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और थर्ड
अब बड़ा सिंपल है कि आप सिंपल 10 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, यानी कि आप 10 मिनट 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, अगर आपके पास 9 मिनट का ऑप्शन है, यानी अगर आपके पास चार्टिंग टूल्स में 9 मिनट का ऑप्शन है, देन आप 9 मिनट का एक कैंडल स्टिक यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। इफ यू डोंट हैव ऑप्शन ऑफ 9 मिनट, देन यू कैन गो फॉर 10 मिनट और 15 मिनट, 15 मिनट का भी आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली 10 मिनट का सिंपल मूविंग एवरेज, जिससे आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब सिंपल मूविंग एवरेज में हमें ये देखना होता है कि जो मूविंग एवरेज है उसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्लोप पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज का स्लोप पॉजिटिव है, देन इट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड, और इफ द स्लोप इज नेगेटिव, देन इट इज अ नेगेटिव ट्रेंड, सिंपल। और उसके बाद अगर आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं या डॉ थ्योरी, यानी कि हायर हाइज या लोअर लोज, ये सब अगर आप थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो आप ये भी देख करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इंट्राडे में हमें बहुत सारे टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई टूल यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर उससे आपका काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज टू सिंप्लीफाई योर मेथड, व्हाट आई एम यूजिंग इट इज, एक तो मैं पीसीआर का इंबैलेंस देख लेता हूं कि किस तरीके से पीसीआर का इंबैलेंस आ रहा है। दूसरा हम ये देखते हैं कि वीवैप के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है या वीवैप के नीचे जा रही है, जस्ट लाइक अ टेबल टेनिस बॉल, इट इज रिएक्टिंग, हाउ इट इज रिएक्टिंग, ये एक ऑब्जर्वेशन होती है। तीसरा हम सिंपल मूविंग एवरेज एक यूज करते हैं, जिससे कि एक स्लोप का आइडिया लग जाए कि मार्केट का स्लोप क्या है। और डॉ थ्योरी आप यूज कर सकते हैं कि हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं। अब ये सारी चीजें हम एग्जांपल में भी आगे समझेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अब एक बार हम डेटा में आते हैं। ये मेरे पास कल का डेटा है और आज का भी डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आज का डेटा स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम कल के डेटा में चलेंगे। अब हम जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें अभी हम इम्बैलेंस के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आज का डेटा है और आज का क्लोजिंग डेटा है, और हम इम्बैलेंस को कैसे देखेंगे, फिर हम वीवैप को समझेंगे और फिर हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मली हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब जो भी आज नई नई पोजीशंस कॉल्स एंड पुट्स में बन रही है उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये इस साइड हमें ये दिख रहा है, ये कॉल्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और हम इधर देख पा रहे हैं ये पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब बेसिकली बड़ी सिंपल तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। कई कई वेबिनार्स में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड कितनी है, पुट साइड कितनी है। अब इन दोनों को हम सम कर देते हैं, यानी कि कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट प्लस पुट साइड ओपन इंटरेस्ट, टोटल हमने सम कर दिया। और इस सम का ये परसेंटेज कितना आ रहा है कॉल साइड में, ये आपको बेसिकली निकालना है। तो ये आप देखेंगे तो ये परसेंटेज करीब करीब हमें निकल के आ गया 40% कॉल के साइड। और अगर आप पुट के साइड निकालते हैं तो पुट के साइड परसेंटेज हो गया हमारा, ये करीब आ गया 60%। तो इम्बैलेंस मुझे क्या दिखा, इम्बैलेंस दिखा 20% का। ये इसी इम्बैलेंस की हम बात कर रहे थे। इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ये 20% का इम्बैलेंस है। अब हमें लाइव मार्केट में क्या ट्रैक करना है, एट द मनी की जो स्ट्राइक है, यानी जिस लेवल पे मार्केट खुली है, ओपनिंग। यहाँ पे सीखने वाली चीज क्या है कि मार्केट की आज की क्लोजिंग देखेंगे तो ये स्पॉट लेवल की क्लोजिंग है 25,199, ये हम देख पा रहे हैं, ये 25,199 की क्लोजिंग है। फ्यूचर 25,250 है, बट जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग पार्ट है, ये जो ओपन है मार्केट का, ये जो ओपन है ये 25,090 के आसपास था। तो हमें ओपनिंग से स्ट्राइक लेनी है, जहां पे मार्केट खुल रही है यहाँ से एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे, यानी 25,100 राउंड ऑफ करके नियरेस्ट स्ट्राइक मैंने ले ली। इससे एक स्ट्राइक ऊपर 150, एक स्ट्राइक नीचे 25,050। केवल इन तीन स्ट्राइक का इम्बैलेंस हमें ट्रैक करना है, और इसे इम्बैलेंस को ट्रैक करके हमें ये देखना है कि पुट साइड में या कॉल साइड में किधर ज्यादा पोजीशंस बन रही है। अगर पुट में ज्यादा है तो हम कॉल पे बेट करेंगे, और कॉल में ज्यादा है तो हम पुट पे बेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इम्बैलेंस को देखते हुए फर्स्ट जो है हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हमें कॉल ऑप्शन पे बेट करना है या पुट ऑप्शन पे बेट करना है। यानी सपोज कीजिए इम्बैलेंस अगर पुट साइड में ज्यादा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पुट में ज्यादा पोजीशन है, 61 लाख की पोजीशन पुट्स में है,
पुट्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे 61 लाख की पोजीशन है और कॉल्स में हम देख रहे हैं 46 लाख की पोजीशन है। तो पुट्स में ज्यादा पोजीशन है, इसका मतलब हमें पुट नहीं लेना है, हमें कॉल साइड लेना है, कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन के साथ हमें ट्रेड करना है। और अब नेक्स्ट सवाल ये आता है, ये तो क्लियर हो गया कि इम्बैलेंस से हम ये पकड़ लेंगे कि हमें क्या लेना है, कॉल लेना है या पुट लेना है। अब सेकंड क्या हमें करना है, हमें वीवैप को देखना है कि किस तरीके से वीवैप के चार्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आपको अब हम आज के ग्राफ में आते हैं। सपोज हमारा ट्रेंड क्लियर हो गया कि क्या डेटा है। फॉर एग्जांपल आज आज के दिन में आपने देखा होगा कि मार्केट में ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद पीसीआर का जो डेटा था वो ओपन में 0.15 था, ओपनिंग में डेटा वाज 0.15 और उसके बाद स्लोली डेटा में हम लोगों ने ये देखा कि पीसीआर का डेटा स्लोली इंप्रूव होते चला गया। ये ओपनिंग थी और पीसीआर का डेटा ओपनिंग के बाद धीरे धीरे इंप्रूव होते गया, ऊपर की तरफ इंप्रूव होते गया, यानी कि 0.15 से ये अगर आप देखेंगे 11 बजे तक अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखें 11 साढ़े 11 बजे तक, तो पीसीआर का डेटा करीब करीब 0.35 पॉजिटिव आ चुका, अप्रोक्सीमेटली आ चुका था। अब हमें वीवैप के चार्ट में क्या समझने की चीज है, जस्ट ये वीवैप लाइन है ब्लू वाली, और आप टेबल टेनिस बॉल की तरह आप देखें तो क्या हो रहा था, ये जस्ट ये फ्लोर है, ये टेबल दिस इज अ टेबल और इट वाज जस्ट बाउंसिंग। यहाँ पे आप देखिए एक बाउंस आ रहा था, ये यहाँ से बाउंस आया, फिर यहाँ से बाउंस आया। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन जो आपको लाइव मार्केट में करनी है कि मार्केट नीचे इस लेवल के नीचे जा नहीं पा रही है और हम ये देख रहे हैं कि 25,100 पे मैक्सिमम उसका ओपन इंटरेस्ट भी है और मार्केट इस लेवल से बाउंस कर रही थी। दैट्स व्हाई वी टू कॉल ऑप्शन, और हम लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन इस रेंज में कॉल ऑप्शन हम लोगों ने बेट किया और देन देयर वाज अ रैली। अब ये रैली होने के बाद सपोज मैं मानूं कि ये रैली आपकी छूट गई और पीसीआर का डेटा के हिसाब से आपने ट्रेड नहीं लिया, देन दिस वाज अ सेकंड चांस, ये सेकंड चांस मिला था आज मार्केट में, जब मार्केट निफ्टी अगेन इट केम टू द वीवैप लेवल। ये करीब अराउंड 2 बजे के आसपास ऐसा हुआ, ये वीवैप के आसपास आएगी और जस्ट लाइक अ टेबल टेनिस बॉल ये फिर वहां से वापस ये बाउंस कर गई। तो अगर आप ये पीसीआर के डेटा को देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपकी एंट्री इस तरीके से बनती है कि जैसे ही मार्केट अपने टेबल यानी फ्लोर के आसपास आती है बॉल, तो वो राइट पॉइंट होता है जहां पे अपने ट्रेड में आप एंट्री कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। और हम ये देख रहे हैं कि ऑलवेज निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। और कई बार जो होता है गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में हमें पीसीआर को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखना होता है। नॉर्मल मार्केट में क्या होता है कि नॉर्मल मार्केट में जो भी पीसीआर बनता है वो लाइव डेटा के कारण बनता है, बट गैप अप या गैप डाउन में जो पीसीआर की ओपनिंग जो वैल्यूज आती है वो ओवरनाइट पोजीशंस के कारण आती है। जैसे कि मान लीजिए आज मार्केट अगर 160 180 पॉइंट गैप डाउन खुली, तो जो कल के कॉल बायर्स होंगे या कल के जो कॉल राइटर्स होंगे या पुट बायर्स या पुट राइटर्स होंगे, उन्होंने अपनी पुरानी पोजीशन आज स्क्वायर ऑफ करी होगी, कई हेजिंग वाली पोजीशंस भी कटी होगी। तो वो जो ओवरनाइट गैप अप और गैप डाउन होती है उसमें पीसीआर की ओपनिंग वैल्यू पे उतना इंपॉर्टेंस हमें नहीं देना चाहिए, रादर कि ओपनिंग के बाद किस तरीके से पीसीआर की वैल्यू डेवलप कर रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। तो होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें पीसीआर को गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के समय देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमें आज का डेटा देखा और इससे हमें ये समझ में आया कि क्या क्या क्यों हम लोग ने कॉल ऑप्शन पे आज बेट की। और किस तरीके से हम मूविंग एवरेज भी आप सिंपल लगा सकते हैं, बट ये एक सिंपल है कि वीवैप और पीसीआर डेटा के इम्बैलेंस के ऊपर हम ये अब
अभी हमने जो समझा वो इम्बैलेंस समझा था आज का डेटा का। अब मैं कल के डेटा के बारे में आता हूँ। कल भी अगर आपने देखा होगा तो मार्केट का डेटा ओवरऑल पॉजिटिव डेटा था, यानी कि इम्बैलेंस इसमें हम देख सकते हैं कि जो मार्केट का डेटा में इम्बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये चेंज इन ओआई 8,92,000 और पुट्स में आप देख पा रहे हैं करीब 23 लाख है। तो अगर आप इम्बैलेंस निकालते हैं तो कॉल और पुट इन दोनों को अगर हम सम करें और इम्बैलेंस निकालें तो 28% कॉल्स में है और 72% पुट में है। टोटल इम्बैलेंस इज 44%। तो इससे ये डिसीजन क्लियर हो गया कि मुझे कॉल ऑप्शन पे बेट करना है। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको वीवैप को ऑब्जर्व करना है कि वीवैप के आसपास प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है और एंट्री हमें वीवैप के आसपास लेने की कोशिश करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कल के चार्ट्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी प्रीवियस सेशन में हम आ जाते हैं। ये कल का डेटा आपने देखा कि कल का डेटा पॉजिटिव था। अब ये कल के डेटा में जस्ट सेम ऑब्जर्वेशन आप देखिए, पीसीआर का डेटा पॉजिटिव डेटा है। ये हमें ऑब्जर्व करना है 9:15 से 11 बजे के बीच में। तो एक फेयर आइडिया मुझे लग गया कि पीसीआर का डेटा इस पीरियड में पॉजिटिव है। सो ये दिस इज कंडीशन नंबर 1 विच इज सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2, वीवैप लाइन पे जस्ट आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हाउ द प्राइस इज एक्टिंग। ये आप ऐसे इसको सिंपल टेनिस बॉल की तरह देखें तो ये देखिए, ये बाउंस हुआ, बाउंस हुआ, बाउंस हुआ, बाउंस हुआ, बाउंस हुआ। तो इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट लेवल। ये बार बार बाउंस हो रहा है और पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है। तो मोस्ट लाइकली हमें वीवैप के आसपास 11 बजे के बाद कॉल ऑप्शन में एंट्री करनी चाहिए, बिकॉज कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है, पॉजिटिव पीसीआर डेटा है। कंडीशन नंबर 2 हम ये देख रहे हैं कि वीवैप से बार बार मार्केट रिएक्ट कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में और उसके नीचे ज्यादा जा नहीं पा रही है। तो अगर आप कल भी ध्यान हो तो कल भी वी वर बेटिंग ऑन द कॉल ऑप्शन और ये यहाँ पे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन कर लिया था। कॉल ऑप्शन हम लोगों ने लिया था 25,000 आई थिंक 25,250 की 25,250 की कॉल ऑप्शन हम लोगों ने ली थी एंड इट टुक अराउंड 105 के आसपास हम लोगों ने खरीदी थी और इट वेंट अप टू 136 और फिर लास्ट में ये वापस इट केम टू द वीवैप, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने 109 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था इन प्रीमियम टेलीग्राम चैनल। वी कुड नॉट बुक एट दिस लेवल बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि और एक 145 तक का टारगेट हमें मिल जाना चाहिए, बट एनीवे मार्केट अगेन रिएक्टेड टुवर्ड्स द वीवैप। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड अपॉर्चुनिटी थी। अगर ये प्रॉफिट हम बुक कर लिए होते तो दिस वाज द सेकंड अपॉर्चुनिटी और फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गई। तो नॉर्मली हमें एक ट्रेड दिन का ठीक ठाक मिल जाता है अगर हम इस डेटा के बेसिस पे ट्रेड करें और नॉर्मली ये ट्रेड हमें अगर हम 9:15 से 11 बजे के बीच में डेटा को ऑब्जर्व करें और 11 से 12 के बीच में ट्रेड को एग्जीक्यूट करें यानी ट्रेड में को इनिशिएट करें तो नॉर्मली आप देखेंगे कि 12 से 2 के बीच में आपका ट्रेड मैच्योर हो जाता है अगर हम इस मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने 2 दिन बैक टेस्ट किया, आज को भी हमने बैक टेस्ट किया और अभी हमने कल के डेटा को भी बैक टेस्ट किया और लास्ट 3 दिन भी डेटा को बैक टेस्ट करके फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से ये मेथड काम करता है। तो हम फटाफट अब पीपीटी में आकर के कुछ और आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक बेसिक हमें आइडिया लग गया कि किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं। पीसीआर जैसे कि पुट कॉल रेशियो, पीसीआर नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो इफ द वैल्यू ऑफ पीसीआर इज 1.25 से ऊपर है तो बुलिश सिनेरियो हम मानते हैं और लेस देन 0.75 है तो बियरिश सिनेरियो, अगर उसके बीच में है तो साइड वेज। या फिर आप इंबैलेंस को देख सकते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और पीसीआर का स्लोप। पीसीआर का स्लोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप का मतलब हो गया कि मार्केट ओपनिंग के बाद जैसे आज 0.15 उसके बाद 0.25 0.35
0.45, तो इट वाज अ अप ट्रेंडिंग स्लोप ऑफ द पीसीआर। अगर आप इन डॉट्स को ज्वाइन करें तो यू विल सी अ अप ट्रेंड इन द पीसीआर। कई बार पीसीआर से 1.5 से 1.25 हो जाता है, फिर 1.30, 1.50। तो पीसीआर का भी एक स्लोप अगर हम देख लें तो और हमें फेयर आइडिया लग जाता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ बहुत है, थोड़ी है, या किस तरीके से स्लोप मूव कर रहा है। ना अब हम एंट्री टेक्निक्स पे बात करते हैं। जैसे कि एंट्री के लिए एक तो हो गया कि हम नॉर्मली हम वीवैप के आसपास एंट्री लेने की कोशिश करते हैं फर्स्ट, कि वीवैप के आसपास आपको रिजेक्शन मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं विद पीसीआर डेटा। सेकेंड एंट्री फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे भी आप ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छा एंट्री रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, और इसे हम कैसे यूज करेंगे ये अभी हम समझते हैं। और तीसरा एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमें ऑप्शन, अगर हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें कभी भी ब्रेकआउट एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमें हमेशा पुल बैक एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप से सपोज कीजिए मैंने फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 ट्रेड लिए और 100 में से अगर आपने से अगर ब्रेकआउट एंट्री आप लेते हैं 70%, तो जो ऑब्जर्वेशन एंड बैक टेस्टिंग और मेरी अपनी फाइंडिंग है कि अगर हम ऑप्शंस में ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं तो वो 80% ऑफ द टाइम फेल हो जाती है, क्योंकि ब्रेकआउट इज अ रीजन फॉर स्टॉप लॉस हंटिंग। ब्रेकआउट से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, स्पेशली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। और पुल बैक एंट्री में क्या होता है, आपको छोटा स्टॉप लॉस भी मिलता है और एक कंफर्टेबल एंट्री मिलती है, और आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो उसमें काफी बेहतर मिलता है अगर हम पुल बैक एंट्री लें। और ब्रेकआउट एंट्री मतलब कि ब्रेकआउट हुआ तो क्या होगा कि आपको कॉल्स भी कॉस्टली मिलेगी, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, रिवार्ड भी छोटा होगा और वीवैप से भी दूर होगा। तो हमें इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में ब्रेकआउट एंट्री से बचना चाहिए। जैसे आज आप देखेंगे कि ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट जब हुई तो 25-100 की जो कॉल ऑप्शन है वो करीब करीब 120-25 पहुंच गई ब्रेकआउट के समय, और फिर उसके बाद फिर आपने देखा वो 90 आ गई जब वीवैप हुआ के आसपास आई। तो अगर आप 120 पे एंट्री करते हैं ब्रेकआउट में और वापस अगर आपने 90 देख लिया तो अल्टीमेटली लॉस में कई पैनिक में आपने पोजीशन काट दी होती। बट अगर आपने उसे रिट्रेसमेंट पे यानी कि वीवैप के आसपास एंट्री की 90 के आसपास, तो वापस आप क्लोजिंग में 115 के आसपास उसको काट पाते हैं। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमें कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, रादर हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। और रिट्रेसमेंट आपको कैंडल्स मिलती है, क्योंकि कभी भी निफ्टी वन ट्रेंड में नहीं चलती। कभी कभी रेयर ऐसा होता है कि एवरी कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल, बट नॉर्मली आपको जिगजैग कैंडल्स मिलेगी और रिट्रेसमेंट में आप डेटा के हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। तो हमें पुल बैक एंट्री लेनी चाहिए और ब्रेकआउट एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। अब वीवैप के बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कैसे हम वीवैप को देखेंगे, कैसे एंट्री लेंगे। अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक आध एग्जांपल समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे और कैसे इसे हम फॉलो करेंगे। ये मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगाया और निफ्टी का ये 10 मिनट्स चार्ट है। अब जैसे डेटा एनालिसिस करने के लिए हम नॉर्मली 9:15 से 11 बजे तक का एक रिट्रेसमेंट लेवल बनाते हैं। रिट्रेसमेंट लो से हाई हो गया अगर डेटा पॉजिटिव है तो, और डेटा नेगेटिव है तो हाई से लो निकालते हैं, और अगर डेटा पॉजिटिव है तो लो से हाई। अब आप ये देखिए आपकी टाइमिंग के हिसाब से हमने 11 बजे तक डेटा हमारा एनालिसिस पीरियड हो गया। अप्रोक्सीमेटली 11 बजे तक हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड बन रहा है। तो आपने ये 11 बजे तक की एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अभी 11 बजे तक 9:15 से 11 बजे के बीच में हाई लो जो भी है मार्केट का, उस समय रिट्रेसमेंट निकाल दिया। अब रिट्रेसमेंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये करीब करीब
ये 76% से 78%, ये जो बैंड है दिस इज द एंट्री पॉइंट। ये जो बैंड है अगर डेटा पॉजिटिव है, सपोज कीजिए डेटा इज पॉजिटिव, पीसीआर का डेटा इज पॉजिटिव, तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉल लेना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि मुझे जो कॉल कहाँ पे लेनी है। तो फर्स्ट तो हो गया कि आप वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास अगर रिजेक्शन मिले तो ले सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। एंड सेकंड एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है आपका कि अगर निफ्टी रिट्रेस करती है 61 से 78% के बीच में, नॉर्मली 61% से ज्यादा रिट्रेसमेंट अगर डेटा स्ट्रांग होता है तो बहुत स्ट्रांग है तो 50% रिट्रेसमेंट डेटा में उससे ज्यादा नहीं मिलता है। अगर डेटा थोड़ा माइल्ड स्ट्रांग है तो 61% रिट्रेसमेंट मिल जाता है। और डेटा अगर थोड़ा कम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एवरेज 1.25 1.30 पीसीआर है तो 78% तक भी रिट्रेसमेंट आपको निफ्टी में मिलती है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये हाई बना और ये रिट्रेसमेंट हुई। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद जब बाउंस बैक हुआ तो आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो कॉल ऑप्शन ली वो करीब 11:10 के आसपास हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया था आज। क्यों लिया था, उसका रीजन ये था कि ये जो एक तो वीवैप के ऊपर थी, दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल 61 और 78% से ये बाउंस आया, तो इस लेवल के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय किया था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में और फिर ये एक कैंडल ब्रेकआउट कैंडल थी। अब सपोज कीजिए हम अगर ये ब्रेकआउट कैंडल पे लेते तो हम कहीं यहाँ पे आकर के लेते या हम कहीं इस जगह पे लेते, तो फिर जैसे आप ब्रेकआउट पे एंट्री करते ये दिस वाज अ स्टॉप लॉस हंटिंग मूव, ये फिर वापस मार्केट नीचे आई और हम पैनिक में पोजीशन काट चुके होते या मुझे उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। सो ऑलवेज हमें रिट्रेसमेंट पे लेना चाहिए या वीवैप पे लेना चाहिए। तो इस तरीके से 61 से 78% के बीच का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, अगर डेटा पॉजिटिव है तो इस लेवल के आसपास आप अपने ट्रेड को इंटर कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि एक तो आपको स्टॉप लॉस जो 100% लेवल है यानी डे लो है इसके नीचे आप लगा सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर निफ्टी 61% रिट्रेसमेंट करती है तो निफ्टी ऑप्शन 78% रिट्रेसमेंट हो जाता है। रीजन इज टाइम वैल्यू डीके, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर का रिट्रेसमेंट अगर 61% होगा तो ऑप्शन का रिट्रेसमेंट 78% हो जाएगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डीके। तो आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ऑप्शन के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो वो एंट्री ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए एंट्री ही है। अगर हम सही समय पे एंट्री नहीं ले पाते हैं तो हमारा डायरेक्शन सही होने के बाद भी हम प्रॉफिट कई बार नहीं बना पाते हैं। और वही जैसे कई बार इंपल्सिव एंट्री हो गई या ब्रेकआउट में कूद करके एंट्री ले लिए तो उस केस में उसी लेवल से रिट्रेसमेंट आना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन में इंट्राडे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा को एक तो ऑब्जर्व करें। ओपनिंग में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे पास डेटा एक साइजेबल सैंपल डेटा नहीं होता है और उसके बाद डेटा बनने के बाद आप एंट्री ब्रेकआउट पे नहीं लें, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जब रिट्रेसमेंट मिले तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बेहतर होगा। तो ये रिट्रेसमेंट इस तरीके से हम रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम कोई और एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम एक और एग्जांपल हम लेते हैं, से कल के डेटा को समझते हैं। मान लीजिए 3 तारीख का अब ये देखिए मैंने ये आपके लिए कल का यानी कल उस पर हम रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं। अब डेटा पीसीआर का पॉजिटिव था। अगर आप डेटा को देखेंगे तो परसों यानी आज नहीं कल का डेटा पीसीआर का पॉजिटिव था। तो रिट्रेसमेंट हमें कैसे प्लॉट करनी है, लो से लेके ये हाई हो गया, टाइमिंग हमारी हो गई, टाइमिंग आपको लेनी है 11 बजे तक। ये इसके अब ये लो हाई आपने ले लिया। अब रिट्रेसमेंट आप देखिए 61% के आसपास, इसके बाद आपको यहाँ पे एक एंट्री का मौका मिला है ट्रेड में। ये लेवल आप देखिए 61%, यहाँ से मार्केट जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल, आप जब भी रिट्रेसमेंट आए आप ये एक टेनिस बॉल को माइंड में रख के याद करें कि रिट्रेसमेंट आने से क्या वो बॉल बाउंस कर रही है। अब देखिए यहाँ पे भी ये रिट्रेसमेंट लेवल है 61.8%, यहाँ पे बाउंस आया और ये रिवर्सल कैंडल बन गई। तो इस लेवल पे कॉल ऑप्शन की एंट्री बनती थी और ये कॉल ऑप्शन ने आपको यहाँ तक
मूव दिया और फिर उसके बाद मार्केट वापस सेम लेवल के आसपास आकर के ये क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि एंट्री किस तरीके से लेनी है। हमें ब्रेकआउट एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेकआउट की जगह हमें रिट्रेसमेंट एंट्री पे फोकस करना है। भले हमारे ट्रेड कम होंगे बट हमारे विनिंग ट्रेड्स ज्यादा होंगे, लूजिंग ट्रेड्स आपके कम होंगे। तो अब हमें वापस से हम अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं कि किस तरीके से एंट्री एट वीवैप में समझ में आ गई। सेकंड हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से रिट्रेसमेंट लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए। और नॉर्मली जो मैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग यूज करता हूँ वो 61% से 78% के रिट्रेसमेंट लेवल पे एंट्री करने की हम कोशिश करते हैं। ये सेफेस्ट एंट्री पॉइंट हो गई क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। कभी कभी डेटा अगर पीसीआर का या इम्बैलेंस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा है तो मार्केट 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करती है, तो उस केस में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है तो आप 50% पे भी रिट्रेसमेंट पे बेट कर सकते हैं। 33% रिट्रेसमेंट लेवल इज वो रिट्रेसमेंट लेवल हमें नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो काम नहीं करती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 33% रिट्रेसमेंट लेवल फेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस है वो 50% से 61% रिट्रेसमेंट इज मोस्टली यही रिट्रेसमेंट लेवल ज्यादातर देखा जाता है। और कभी कभी 61 से 78 के बीच में भी हमें एंट्री मिल जाती है। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। पुल बैक मेथड इज द बेटर सॉल्यूशन देन अ ब्रेकआउट एंट्री। अब हम जैसे हम लोगों अभी बैक टेस्ट हम लोगों ने किया, अभी हम लोगों ने बैक टेस्ट 4 सितंबर को किया जो आज का डेटा था। 3 सितंबर का भी अभी हम लोगों ने डेटा देखा और ये जो पीसीआर का डेटा मैंने नोट किया है, ये जो डेटा है ये पीसीआर का डेटा है और ये डेटा अवेलेबल है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का एक बैकअप चैनल है जहाँ पे हम ये डेटा फ्लैश करते हैं एवरी 15 मिनट। तो उस चैनल में जा करके आप ये डेटा देख सकते हैं और उसमें हिस्टोरिकली आपको प्रीवियस 2 साल का डेटा अवेलेबल है, सारा का सारा डेटा। तो उसी चैनल से जहाँ पे हम डेटा फ्लैश करते हैं, ये मैंने 5 दिन का डेटा भी आपके सामने नोट किया है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं ये डेटा सारा क्या डेटा 4 को बन रहा था तो और 5 को क्या डेटा था। दो को अगर आप याद करें तो नेगेटिव डेटा था और 2 तारीख को जस्ट हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। फिर 30 और 29 ये दोनों भी आप याद रखें कि डेटा पॉजिटिव था। 30 तारीख यानी एक्सपायरी का फर्स्ट डे और 29 तारीख भी पॉजिटिव डेटा था जिस दिन रिलायंस का एजीएम आने वाला था। तो इस तरीके से केवल 2 सितंबर को डेटा नेगेटिव था और बाकी लास्ट 2 दिन डेटा पॉजिटिव था। इन 5 दिनों में क्या एक्यूरेसी मिली और फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हम 2 तारीख को आते हैं। 2 तारीख को हम लोगों ने देखा कि डेटा नेगेटिव था पीसीआर का। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हमें 11 बजे तक डेटा को ऑब्जर्व करना है। 11 बजे तक हमें डेटा को ऑब्जर्व करना है और 11 बजे के बाद आप ये देखिए मार्केट में जैसे ही ये सिग्नल आपको मिला, ये 11 बजे तक का यहाँ पे अगर आप डेटा देखेंगे तो पीसीआर का डेटा नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हमें कॉल ऑप्शन तो लेना नहीं है, हमें ये फोकस करना है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, वीवैप क्या है, वीवैप के नीचे है या वीवैप के ऊपर है, और फिर हमें पुट पे बेट करना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां से मार्केट गिरी। अगर ये नहीं मिली तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमें कोई भी ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा नहीं मिली क्योंकि वीवैप के आसपास मार्केट 2 तारीख को एक ही बार ये करीब 11:30 के आसपास आई थी और उसके बाद ये वन वे गिरती चली गई। इस लेवल पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और रिट्रेसमेंट अगर आप इसका प्लॉट करेंगे तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जो हाई से लो हम प्लॉट करेंगे, ये हाई से लो लेंगे तो ये रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे तो दिस वाज अराउंड 50% रिट्रेसमेंट आया था जहां से मार्केट वापस रिएक्ट करी थी। तो इस तरीके से रिट्रेसमेंट देख के भी आप ये ट्रेड ले सकते थे। तो अगर अभी जो हम लोगों ने बैक टेस्ट किया 2 तारीख का भी डेटा अप्रोक्सीमेटली इसने काम किया। एक बार हम 30 को देखते हैं। 30 तारीख को डेटा हमारा पॉजिटिव था और 30 तारीख को भी आप देख सकते हैं डेटा जब पॉजिटिव था तो स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम
11 बजे तक डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। 11 बजे तक डेटा पॉजिटिव है, पीसीआर का पॉजिटिव डेटा है और वीवैप के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, वीवैप के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, ये वीवैप के आसपास है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री हम लोगों ने उस दिन की थी और वी हैव बुक प्रॉफिट ऑन 20 और कब है 30th को 30th अगस्त। और आप देख पा रहे हैं ये एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिली, ये दिस वाज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से अगर आप बैक टेस्ट करें डेटा को तो आपको ये मिलेगा कि करीब करीब 70-80% एक्यूरेसी हमें इस मॉडल की मिल रही है। ये मेरा बैक टेस्ट लाइव आप लोगों के सामने करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके मन में जनरेट कर पाऊं कि ये जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं ये मेथड अपने आप में वन ऑफ द सुपर फिल्टर्ड मेथड है जो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करने से बचा सकता है। और ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है जिसे हम लोग हर दिन देख पा रहे हैं। ट्रेडिंग में इमोशनल चीजें अलग हो गई कि आप सही रेट पे एंट्री ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आप किस तरीके से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप मेथोडोलॉजी या ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से अगर बात करें तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान जिसे आप यूज करके डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने लॉस को कम कर सकते हैं। और अब एक और लास्ट ट्रेडिंग डेज को बैक टेस्ट कर लेते हैं एक्सपायरी वाले दिन जो बहुत वोलेटाइल थी और उस दिन डेटा पॉजिटिव था। और उस दिन हम लोगों ने एक गलती करी जिसमें 29 तारीख को लॉस हुआ था एंड वी टुक अ ब्रेकआउट ट्रेड। हम लोगों ने 29 तारीख को आरबीआई रिलायंस के एजीएम वाले दिन हम लोगों ने ब्रेकआउट एंट्री ली जिसके कारण वी गॉट हंटेड। अब क्या ट्रेड लिया, ये ट्रेड बेसिकली कॉल ऑप्शन पे बेट किया था एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट, ये आप देख सकते हैं। पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था, पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था, ठीक है। और लॉजिकली एंट्री जो बनती थी वो ये एंट्री बनती थी वीवैप के आसपास, बट हम लोगों ने वीवैप को एंट्री नहीं करके वी टुक अ ब्रेकआउट ट्रेड और यहाँ पे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन ली थी। कॉल ऑप्शन लेने के बाद मार्केट ये साइडवेज हुई एंड दिस वाज अ स्टॉप लॉस हंटिंग। ये अभी हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में बात करेंगे। ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग आप देख सकते हैं, ये स्टॉप लॉस हंटिंग एंड देन देयर वाज अ रैली और उसके बाद मार्केट और जो हम लोगों ने बेट किया था वो 25,150 की कॉल ऑप्शन ली थी इस दिन और फिर वहां से मार्केट 25,300 350 तक गई। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे ट्रिगर हो गया एंड देन अगेन इट मूव्ड अप। सो द मिस्टेक यहाँ पे लर्निंग क्या है कि हमें ब्रेकआउट एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, हमें वीवैप एंट्री लेनी चाहिए थी या स्टॉप लॉस हंटिंग एंट्री लेनी चाहिए थी। या तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग पे भी लेते तो आपका या अगर आप वीवैप पे भी लेते तो हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर उस दिन नहीं होता क्योंकि हम लोग वीवैप ट्रेडिंग टू नेक्स्ट वीक ऑप्शंस में कर रहे थे तो उतना इंपैक्ट उस दिन नहीं मिलता। सो दिस वाज अ स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है बहुत फास्ट मूव आती है और हाउ इट इज डन, इट इज डन सपोज कीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसको बहुत सारी क्वांटिटी अगर खरीदनी है तो व्हाट नॉर्मली हाउ इट इज डन, say they will sell big orders around these levels, say around say 5 लाख निफ्टी का एक ऑर्डर हमने सेल का पंच किया तो 5 लाख निफ्टी का सेल ऑर्डर पंच हुआ तो ये इट फेल लाइक अ वाटरफॉल। आपने देखा होगा वाटरफॉल जो होती है या फिर लगा जैसे बादल फट गया, बादल फटता है तो पूरा का पूरा पानी एक साथ गिर जाती है तो वन वे इट फेल विदाउट गिविंग अ टाइम। आप देख सकते हैं ये करीब विद इन अ मिनट निफ्टी फेल 100 पॉइंट बिकॉज ऑफ वेरी बिग बल्क ऑर्डर पल्स्ड और द सेम ऑर्डर व्हिच सोल्ड हियर दे बॉट एट द सेम लेवल। यानी जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट गिरी उन्होंने अपना ये जो सेल क्वांटिटी है दे बॉट अराउंड दीज लेवल्स एंड मार्केट रैली। तो इनको एक तो 100 पॉइंट ये मिल गए फ्री के, यहाँ पे इन्होंने बेचा और ये प्रॉफिट बना लिया इन्होंने।
और 100 रुपए सस्ती लेके तो हमने फिर ऊपर बेच दी और हमारा फालतू का स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो। ये आगे प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि इससे हम कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं एंड इसका बेनिफिट भी कैसे उठाया जा सकता है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है तो उसका हम बेनिफिट भी उठा सकते हैं। मेनी we have taken the benefit of stop loss hunting, and normally during the live market I keep on watching कि कब stop loss hunting हो और उस hunting में we enter the trade, because whenever you enter a trade in SL hunting, so that is the best situation to buy the call option। तो वो कई बार सिनेरियो मिलता है उसमें, बट स्टॉप लॉस हंटिंग व्हेनेवर यू इंटर अ ब्रेकआउट ट्रेड, जब भी आप ब्रेकआउट लेंगे तो क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। जब सपोज कीजिए हम लोग सबने मिलके कॉल ऑप्शन खरीदी एंड नॉर्मली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि व्हेनेवर आई गिव अ कॉल ऑन टेलीग्राम चैनल और टीवी चैनल, तो नॉर्मली देयर इज अ ओपन इंटरेस्ट एडिशन ऑफ 4 to 5 लाख ऑप्शंस। तो अगर हम ब्रेकआउट में ले रहे हैं और 4 से 5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, क्योंकि वो 3 मिनट के डेटा में एनएससी से अपडेट होके आता है, तो लाइव मार्केट में हमें दिख जाता है कि ट्रेड दिया है और 3 लाख शेयर या 4 लाख शेयर का उस स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो ये जब मैं देख सकता हूँ या आप देख सकते हैं, तो बिग स्ट्रॉन्गर हैंड्स आर आल्सो लुकिंग एट द डेटा। तो ये दिखा कि नहीं 4 लाख शेयर इस लेवल पे बाइंग हुई है, देन दे स्टार्ट डूइंग अ हंटिंग, और उस केस में देन इट ट्रिगर्स द स्टॉप लॉस एंड देन इट मूव्स बैक। सो व्हेन बिग ग्रुप इज ट्रेडिंग, तो उस सिचुएशन में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हमें ये वेट करना होता है कि हम ब्रेकआउट की जगह हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री लें, क्योंकि जब भी हम पोजीशंस बनाएंगे देन इट इज वॉच, बिकॉज द पोजीशंस आर ऑलवेज लार्ज, because there are many participants who are creating the position। अगर suppose in the premium group if we are 12,500 और 50% लोगों ने भी एक लॉट लिया, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पोजीशंस बन जाती है। तो दैट इज व्हाई ब्रेकआउट इज ऑलवेज रिस्की एंड रिट्रेसमेंट इज ऑलवेज सेफ। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 5 दिन बैक टेस्ट किया और उससे हमें ये समझ में आ गया कि जो मॉडल पे हम लोग आज सब मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, ये मॉडल की एक्यूरेसी तो है, और अगर हम इसे रूल से या रिगरसली अच्छे से फॉलो करें तो प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता, लॉस को हम कम कर सकते हैं। तो बैक टेस्टिंग अभी हम लोगों ने समझ लिया। फटाफट हम लोग अब कुछ टॉपिक्स पे आते हैं। और एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें राइट स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करनी चाहिए और क्या देख करके हमें ट्रेड लें, कौन से स्ट्राइक लें। तो जब आप नॉर्मली स्ट्राइक प्राइस आपकी होनी चाहिए विच इज क्लोजर, स्लाइटली क्लोज टू द करंट प्राइस। अब ये करंट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो करंट प्राइस हमेशा आपको स्पॉट लेवल से निकालना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर में प्रीमियम जो है वो करीब 50-60 पॉइंट का प्रीमियम है। जब ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी तो ये प्रीमियम करीब 100 पॉइंट का था। तो आप निफ्टी फ्यूचर को देख करके स्ट्राइक प्राइस हमें नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी अभी स्पॉट लेवल चल रहा है 25,200 और फ्यूचर प्राइस चल रहा है 25,250, तो अब क्वेश्चन आता है कि आप स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन आपको लेना है या पुट ऑप्शन लेना है, तो कौन सी लेनी चाहिए। तो हमेशा हमें स्पॉट प्राइस के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए, यानी कि अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ऐड द मनी 25,200 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। और अगर आप पुट ऑप्शन कर रहे हैं, सपोज आप पुट कर रहे हैं, तो फ्यूचर के हिसाब से पुट लेनी चाहिए 25,250 की। यानी मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो स्पॉट के हिसाब से लेंगे, क्योंकि प्रीमियम हमेशा नॉर्मली फ्यूचर में प्रीमियम होता है। तो कॉल आप लेंगे स्पॉट के हिसाब से, और अगर आप पुट ट्रेड कर रहे हैं तो लेंगे फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर प्रीमियम पे है। यानी आप थोड़ा सा इन द मनी पुट में जाएंगे तो आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। तो नॉर्मली हम लोग ये रूल फॉलो करते हैं कि अगर हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो स्पॉट लेवल के हिसाब से लेते हैं, और पुट ऑप्शन ले रहे हैं तो फ्यूचर के हिसाब से लेते हैं। अब आप सपोज ये स्प्रेड ट्रेड कर रहे हैं, जैसे बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी चाहिए कि आप क्या रेंज सोच रहे हैं कि जो मूवमेंट होगी, कितनी आपको लग रहा है कि 200 पॉइंट का मूवमेंट होगा, 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा। तो दैट डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट, उसके हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगानी चाहिए कि अगर आप वीकली ऑप्शंस कर रहे हैं
तो वीकली ऑप्शंस में जो निफ्टी में हम लोग करते हैं या बैंक निफ्टी है या इंडेक्स, हमेशा आपको करंट प्राइस से ही ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि स्पॉट के हिसाब से आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करना चाहिए। बट अगर आप मंथली ऑप्शंस कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, इस सिचुएशन में आपको आउट ऑफ मनी कॉल्स में ट्रेड करना चाहिए, यानी कि अगर आप वीकली ऑप्शंस कर रहे हैं तो एट द मनी चाहिए, और अगर आप मंथली ऑप्शंस कर रहे हैं तो आपको आउट ऑफ मनी में करना चाहिए, स्लाइटली आउट ऑफ मनी, डीप आउट ऑफ मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लाइटली आउट ऑफ मनी। वहां पे आपको परसेंटेज रिटर्न ज्यादा मिलेगा। रीजन ये है क्योंकि अगर आप वीकली में आउट ऑफ मनी जाएंगे तो टाइम डीके बहुत ज्यादा मिलेगा, बट स्टॉक्स जो मंथली ऑप्शंस है उसमें आउट ऑफ मनी जाएंगे तो वहां पे आपको थीटा का नहीं, आपको डेल्टा का भी फायदा मिलेगा और वेगा का भी फायदा मिलेगा, यानी वोलेटिलिटी के बढ़ने से आपको फायदा मिलेगा। और मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो उसका डेल्टा काफी तेजी से बढ़ेगा, यानी अप्रिसिएशन काफी तेजी से मिलेगी मंथली ऑप्शंस में। तो सीखने का पॉइंट ये है कि वीकली ऑप्शंस में एट द मनी और मंथली ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस में हमें आउट ऑफ मनी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ मनी वहां सस्ती भी मिलेगी और रिस्क भी कम होगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा। एंट्री के लिए आप स्टॉक्स में भी कई बार ब्रेकआउट स्टॉक्स में काम करते हैं, स्टॉक्स में आप ब्रेकआउट एंट्री यूज कर सकते हैं, बट इंडेक्स में ब्रेकआउट एंट्री काम नहीं करती है। अच्छा, एक और एंट्री के लिए हम लोग डेल्टा को भी यूज करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए, कि वैसे स्ट्राइक नॉर्मली सेलेक्ट करनी चाहिए जिसका डेल्टा 0.5 यानी कि 0.4 से 0.6 के बीच में हो। और डेल्टा का मतलब क्या हुआ, मैं आगे आता हूँ। डेल्टा का मतलब बेसिकली हुआ कि निफ्टी कितनी मूव करेगी तो ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा। सपोज कीजिए कि जो एट द मनी है उसका डेल्टा 0.5 यानी 50% चांस है कि वो इन द मनी एक्सपायर होगी और 50% चांस है कि वो आउट ऑफ मनी हो जाएगी। अगर आप एट द मनी डेल्टा लेंगे तो 1 पॉइंट निफ्टी मूव करने से वो 50 पैसे कॉल ऑप्शन आपकी मूव करती है। तो नॉर्मली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 0.4 डेल्टा से 0.6 डेल्टा के बीच की स्ट्राइक से आपको लेनी चाहिए अगर आप वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप से स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आप 0.3 डेल्टा 0.2 डेल्टा की भी स्टॉक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो लास्ट वीक ना हो। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 0.3 डेल्टा 0.2 डेल्टा का भी स्टॉक ऑप्शंस ले सकते हैं। एक और ओपन इंटरेस्ट को भी हमें कंसीडर कर लेना चाहिए कि अगर वो लिक्विड हो, ओपन इंटरेस्ट उसमें हो साइजेबल, तभी आप ट्रेड करना चाहिए। बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा ना हो। जैसे स्टॉक के केस में कई सारी ऐसी ऑप्शन होती है जिसमें कि बिड और आस्क में डिफरेंस होगा, यानी कि आपको 1-1.5 रुपए का बिड आस्क में डिफरेंस हो सकता है। तो अगर सपोज ये लॉट साइज 500 का है और बिड आस्क में 1 रुपए का भी डिफरेंस है तो 500 रुपए इम्पैक्ट कॉस्ट हो गई। तो वैसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए मैंने डिस्कस किया कि हमें हमेशा ये देखिए, ये अभी क्या है, ये स्पॉट लेवल देख पा रहे हैं, ये कल का एग्जांपल है 25,280 का स्पॉट लेवल है और फ्यूचर का 25,345 है। ये फ्यूचर है, दिस इज फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर। नीचे वाला फ्यूचर है, ऊपर वाला ये स्पॉट है। स्पॉट के हिसाब से ही स्ट्राइक लेनी चाहिए। जैसे 25,250 यहाँ पे सुटेबल है। और आप अगर पुट ऑप्शन कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन के केस में 25,300 होगी, वो हम फ्यूचर के हिसाब से लेंगे। और कॉल ऑप्शन के केस में 25,250 होगी। तो आप इनका प्रीमियम देख सकते हैं, दोनों का प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली एक ही जैसा मिलेगा। और डेल्टा भी अगर आप निकालेंगे तो इसका डेल्टा मिलेगा 0.5 और पुट का 25,300 का डेल्टा भी आपको 0.5 मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये डेल्टा कॉल एंड पुट के केस में इस तरीके से हमें एंट्री लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुट के केस में आप 25,250 लेंगे तो इसमें क्या आपको थीटा डीके ज्यादा होगा। तो बेसिकली 25,300 पुट के केस में और कॉल के केस में 25,250 पे हम बेट करेंगे। अब फटाफट आप डेल्टा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉप लॉस हंटिंग में आएंगे। डेल्टा के बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, बस मैं एक फेयर आइडिया आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि ग्रीक्स हम डेल्टा पे फिर कभी प्रॉपर ग्रीक्स पे वेबिनार करेंगे। आज मैं इस सेशन में एक फेयर आइडिया लेकर के चल रहा हूं कि ग्रीक्स क्या क्या होते हैं। तो हम ग्रीक्स में जो नॉर्मली देखते हैं, तो डेल्टा ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंट्राडे नेकेड ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा और थीटा, ये दो फैक्टर हम बहुत फोकस में रखते हैं।
और उसके बाद वेगा और गामा, ये हम बेसिकली हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट देखने के लिए ये दो ही डेल्टा और वेगा थीटा पे फोकस रखते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, यानी कि डेल्टा होता है कि डेल्टा 0.5 मींस ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू मूव बाय 50 पैसा फॉर एवरी 1 प्राइस मूव इन द अंडरलाइंग एसेट। यानी अगर निफ्टी 1 रुपया मूव करेगी तो आपकी ऑप्शन 50 पैसे से ऊपर या नीचे जाएगी, कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। बट हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे में सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, खाली टाइम डिके हो रहा है, समय निकल रहा है तो टाइम डिके हो रहा है। नॉर्मली एट द मनी का 0.5 डेल्टा होता है, तो जो भी आप कॉल ऑप्शन लेते हैं उसमें आपको यही होगा कि 1 रुपया निफ्टी मूव करेगी तो एट द मनी 50 पैसे से मूव करती है। और पुट ऑप्शन में ये जस्ट रिवर्स होता है, यानी कि पुट ऑप्शन का डेल्टा -1 से 0 के बीच में लाई करता है, यानी कि डेल्टा ऑफ 50 पैसे से पुट ऑप्शन टूटेगी अगर मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट नीचे जाएगी तो 50 पैसे से ये डेल्टा बढ़ जाएगा, यानी पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो डेल्टा हमें इसलिए जानना जरूरी है कि हम जब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं तो हमें वैसे स्ट्राइक नहीं लेना चाहिए जिसका डेल्टा 0.2 है और थीटा उसका बहुत ज्यादा है, यानी कि थीटा का इम्पैक्ट डेल्टा से अगर ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन का टाइम वैल्यू डिके इज से 20 रुपीज, एक दिन का टाइम वैल्यू टू डिके इज 20 रुपीज, और से डेल्टा की जो वैल्यू है दैट इज 0.20 पैसा, यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो वो कॉल ऑप्शन कितनी बढ़ेगी? 20 रुपया बढ़ेगी, क्योंकि डेल्टा 0.2 है और उसका टाइम वैल्यू डिके भी 20 रुपया है। तो 100 रुपया निफ्टी बढ़ जाएगी तब भी आपको उस ऑप्शन में 2-3-4 रुपया से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, अगर डेल्टा 0.2 है और टाइम वैल्यू डिके 20 रुपीज पर डे है। नॉर्मली टाइम वैल्यू डिके उसका 10-12-13 रुपया ही होगा, 20 रुपीज नहीं होगा, बट फिर भी आपको वो गेन नहीं मिलेगा क्योंकि उसका थीटा ज्यादा है और डेल्टा कम है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि डेल्टा की वैल्यू मूवमेंट के हिसाब से थीटा से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अगर सपोज एट द मनी की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्मली इंट्राडे में अपने 12-15 रुपए के आसपास का थीटा होगा और 0.5 का डेल्टा होगा। तो 0.5 का डेल्टा का मतलब हो गया कि अगर मार्केट 20 पॉइंट मेरे फेवर में आ गई तो मेरा थीटा पार्ट कवर हो गया, यानी थीटा से मेरा नुकसान नहीं होगा, और 20 से ज्यादा मूवमेंट मिली तो मेरा वो डेल्टा का प्रॉफिट मिलेगा। तो इसे इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि डेल्टा और थीटा के बैलेंस में हमें स्ट्राइक सिलेक्शन करनी चाहिए। अब गामा क्या है? गामा बेसिकली हमें ये बताता है, गामा उतना रिलेवेंट नहीं है, कई लोग गामा स्कैल्पिंग करते हैं, आपने सुना होगा गामा स्कैल्पिंग की होती है। गामा ये बताता है कि जो डेल्टा कितना मेरा सेंसिटिव है, यानी कि डेल्टा जो चेंज हो रहा है ना, अब डेल्टा तो कांस्टेंट होगा नहीं, जैसे 0.5 से 0.6 होगा, 0.7 भी होगा डेल्टा, जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी। तो जो डेल्टा की सेंसिटिविटी है, यानी वो कितना चेंज होगा, ये हमें गामा बताता है। अब ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास 20,000 25,000 निफ्टी की पोजीशन है, वो गामा हेजिंग करते हैं, यानी कि वो गामा को हेज कर देते हैं जिससे उनका डेल्टा न्यूट्रल हो जाता है। आपने सुना होगा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी या गामा स्कैल्पिंग या गामा हेजिंग। तो जो बड़ी पोजीशन होती है वहां पे हम गामा को हेज करते हैं, यानी डेल्टा की सेंसिटिविटी को गामा से हेज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड गामा। अगर बहुत हाई गामा है तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, और अगर लो गामा है तो हमारी पोजीशन स्टेबल है। अब ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है थीटा, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, हम इंट्राडे कर रहे हैं, तो हमारे लिए थीटा इज मोर रिलेवेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट। अभी हम स्टॉप लॉस हंटिंग की आगे बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग बने रहेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम थीटा की बात कर रहे हैं। थीटा का मतलब हो गया टाइम वैल्यू डिके, यानी कि जो ऑप्शन आप खरीदते हैं, नई वीकली एक्सपायरी चालू होती है, तो आपने देखा होगा एट द मनी कॉल की वैल्यू नॉर्मली 100-120 के आसपास स्टार्टिंग होती है, और 120 अगर स्टार्ट हुआ या 125 स्टार्ट हुआ, 5 दिन हमें मिलते हैं एक्सपायरी को, 5 वर्किंग डेज, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इस 5 दिनों में आप 125 रुपए को 5 से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 25 रुपए की एवरेज टाइम वैल्यू पर डे की आ गई। यानी कि आप अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होगा तो 25 रुपए का प्रीमियम एवोपरेट हो जाएगा हर दिन, टाइम वैल्यू डीके, जिसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू डीके।
अब हम ऑप्शन बायर के लिए टाइम वैल्यू डीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 रुपए तो मेरा डेली का टाइम वैल्यू डीके है, और उसे हमें मिटिगेट करने के लिए डेल्टा का उसी स्ट्राइक को लेना चाहिए जो मूवमेंट में मेरे ये डीके कवर हो जाए, और इस डीके से मेरे को लॉस नहीं और मूवमेंट को मैं प्रॉफिट में बना पाऊँ। तो बेसिकली टाइम वैल्यू डीके थीटा इज जनरली अ नेगेटिव फॉर लॉन्ग ऑप्शंस, यानी हम अगर कॉल ऑप्शन खरीदें या पुट ऑप्शन खरीदें, दोनों के केस में टाइम वैल्यू डीके होती है। तो ऑप्शन सेलर के लिए ये बहुत अच्छा है टाइम वैल्यू डीके, क्योंकि ऑप्शन सेलर की मंशा ये होती है कि भाई मार्केट ज्यादा मूव ना करे और मैं इस रेंज बाउंड में जो टाइम वैल्यू डीके हो रही है, इमोपरेट हो रही है, इसे मैं खा लूं, बट उसके लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जो आज हैं, हम लोग ऑप्शन बायर ज्यादा हैं, तो ऑप्शन बायर के लिए टाइम वैल्यू डीके इज नेगेटिव। जैसे जैसे टाइम निकलती है ऑप्शंस की वैल्यू घट जाती है। इंपैक्ट ऑन स्ट्रेटजी, शॉर्ट ऑप्शंस के लिए बेनिफिट है, लॉन्ग ऑप्शंस के लिए इससे नुकसान है, इससे हम थीटा बोलते हैं। और एक हो गई वेगा, जिसे हम बोलते हैं विक्स, जिसे हम बोलते हैं वोलेटिलिटी इंडिकेटर। अब कल क्या हुआ, मार्केट आपने देखा होगा कि पैनिक हो गया हर जगह, डॉ जोन्स गिर गई, नैस्डैक गिर गया 3-4%, 400 पॉइंट नैस्डैक गिरा, चारों तरफ पैनिक। बट क्या आपने विक्स को देखा? एसएनपी विक्स पे आपने नजर डाली? निफ्टी विक्स पे नजर डाली? नहीं डाली। निफ्टी विक्स में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आया, एसएनपी विक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब ये कोई खास पैनिक वाली बात नहीं है, दिस इज अ करेक्शन एंड देन बाउंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिना विक्स के मार्केट का गिरना इज अ सिंपल प्रॉफिट टेकिंग, नॉट अ पैनिक सिचुएशन। तो अभी भी देख के तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि कोई पैनिक वाली बात नहीं है। वर्ल्ड मार्केट में दिस इज अ करेक्शन, नॉट अ पैनिक सिचुएशन, क्योंकि पैनिक तभी होगा जब विक्स बढ़ेगी। अभी विक्स में कोई खास ना इंडियन विक्स में उछाल दिख रहा है, ना हमें एसएनपी विक्स में दिख रहा है। तो ये जो वेगा है, ये जो विक्स है, ये हमें ये बताता है कि ऑप्शन में कितनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। आप अगर देखेंगे तो हमारी जो ऑप्शंस हैं वो एट द मनी ऑप्शंस अभी भी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रीमियम्स नहीं है। इसका मतलब कोई खास मार्केट में डाउनसाइड रिस्क अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना विक्स बढ़ी है ना एसएनपी विक्स बढ़ी है, तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव इंटैक्ट है। तो ये हम वेगा से देखते हैं। और जो कुछ है जो बस याद रखने वाली चीज है, उसको यूज नहीं करना है, जैसे लैम्डा है। लैम्डा जो ये बताती है कि हमारी पोजीशन कितनी लिवरेज है, हम ओवर लिवरेजिंग है या अंडर लिवरेजिंग है, ये हमें लैम्डा बताती है, ये भी ग्रीक्स का पार्ट है। एक बीटा होती है, ये बताती है वेगा कितना सेंसिटिव है, यानी जो हमारा वेगा है वो कितना सेंसिटिव है। तो अभी आप डेटा देखेंगे तो अभी हमारा बीटा जो है वो उतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो बीटा चेंज नहीं होने से हम ये पकड़ पा रहे हैं कि जो वेगा है, जो विक्स है, वहां पे कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट में जो विक्स की सेंसिटिविटी है वो कम है। अगर विक्स की सेंसिटिविटी कम है तो मार्केट में कोई डरने वाली बात नहीं है, मार्केट अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव है, अप ट्रेंडिंग है। ये हम बीटा से पकड़ते हैं। बाकी चार्ट है, चार्ट दिखाता है कि डेल्टा डीके कितना हो रहा है, यानी जो डेल्टा है वो भी डीके होता है। जैसे थीटा डीके होता है, वैसे डेल्टा भी धीरे धीरे डीके होता है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं मिलेगी तो डेल्टा भी डीके हो जाता है। ये चार्ट बताता है, और स्पीड हमें बताती है कि रेट ऑफ चेंज इन गामा, यानी गामा कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो ये बस समझने वाली चीज है, लैम्डा, बीटा, चार्ट और स्पीड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखने की चीज है वो बीटा है। बीटा हमें ये बता देगा कि जो सेंसिटिविटी और वेगा है वो कितनी ज्यादा है। अगर वेगा कम सेंसिटिव है तो मार्केट में जो करेक्शन आ रही है दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। सेम चीज आप यूएस एसएनपी, नैस्डैक, विक्स का भी देख सकते हैं और इंडियन मार्केट का भी देख सकते हैं। अब हम फटाफट स्टॉप लॉस हंटिंग में आते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग स्टार्ट करने के पहले मैं एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहूंगा। वी विल टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल रिज्यूम इट इन नेक्स्ट 5 मिनट। अभी 8:10 हो रहे हैं, 8:15 पे हम रिज्यूम करेंगे और 8:30 पे हम स्टॉप लॉस हंटिंग फिनिश कर देंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग में हम समझेंगे कि किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, इसके क्या वे आउट हो सकते हैं और हमें इसका फायदा कैसे उठाना है लाइव मार्केट में। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, इसके बारे में अपने समझेंगे। What's the practice of driving the price of an asset down, up or down to trigger the stop loss? To trigger the stop loss order placed by traders, this can lead to increased volatility and price manipulation. Normally क्या होता है कि
स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। लार्ज ऑर्डर्स कैसे होता है ये? लार्ज ऑर्डर्स, लार्ज इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडर्स और मार्केट makers might place large sell orders to push the price down and trigger the stop losses of retail traders. कैसे होता है? Traders might manipulate prices to trigger the stop loss before reversing the price direction, allowing them to buy back at a lower price. यानी कि वो फटाक से प्राइस, ऐसे आपने देखा होगा प्राइस हिट किया, सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुए एंड द प्राइस रिवर्सेस। ठीक है, और ये जनरली कहां पे होता है? इट हैपेंस अराउंड की सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। अब जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और सपोर्ट लेवल के आसपास जनरली क्या होता है कि सपोर्ट को देख करके एनालिस्ट हम लोग स्टॉप लॉस लेवल्स डिसाइड करते हैं, या ट्रेडर्स या चार्ट्स देख करके, तो सपोर्ट लेवल के आसपास अचानक से स्पाइक आएगी और वहां पे सारे के सारे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, वो ट्रिगर होता है एंड देन इट रिवर्सेस। और द सेकंड केस इज डे लो, कई बार जस्ट डे लो के आसपास आएगा, और नॉर्मली जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो डे लो के आसपास होते हैं। तो डे लो का स्टॉप लॉस हिट करते हैं, क्योंकि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आज के समय में मैक्सिमम हाउसेज में होती है, तो उनका जो एल्गो का स्टॉप लॉसेस होता है वो भी कई बार डे लो के आसपास लगा हुआ होता है या डे लो के नीचे लगा हुआ होता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है कि देयर इज अ सडन डाउनफॉल and all the stop losses of algo and retails are hit and then there is a reversal. ये कैसे होता है? ये होता है, अभी हम कुछ ग्राफ्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। अब जैसे देखिए ऐसा सिनेरियो, ये पिक्चर हम कई बार यूज करते हैं। ये सिनेरियो आपने मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लाइव मार्केट में आपको ऐसा सिनेरियो कई बार मिलेगा कि प्राइस गिर रहा है और ये एक सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल से प्राइस बहुत तेजी से नीचे आता है। जैसे कि आप अगर याद करें तो 29 अगस्त को एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया और देन देयर वाज अ हैमर लाइक कैंडल। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है? स्टॉप लॉस हंटिंग अगर हो रही है तो उसमें हमेशा आपको ये हैमर बनेगा, हैमर लाइक सिचुएशन, यानी कि प्राइस नीचे जाएगी, लो टच करेगा, लो से फिर वो हाई पे क्लोज होगी। तो दिस इज अ सिनेरियो कि अगर सपोर्ट लेवल पे हैमर बन गया तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। आप ये लो का स्टॉप लॉस लगा करके आप बाई कर सकते हैं। जैसे कि जब भी, जैसे आज के दिन भी आप मार्केट देखेंगे तो नीचे जाने के बाद एक रिवर्सल हैमर सिचुएशन आज भी मार्केट में बनी थी, तो वो एक स्टॉप लॉस हंटिंग, गैप डाउन स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। आज मार्केट में दो तरीके की स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, एक तो होती है इंट्राडे स्टॉप लॉस हंटिंग एंड द सेकंड इज गैप डाउन और गैप अप स्टॉप लॉस हंटिंग। तो आज कंटिन्यूअस जैसे पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में अगर मुझे बड़ा हंट करना है तो क्या होगा? वो गैप डाउन होगी, ऑल द स्टॉप लॉसेस विल गेट हंटेड एंड देन देयर इज अ रिवर्सल। तो आज की जो थी दिस इज अ काइंड ऑफ गैप डाउन स्टॉप लॉस हंटिंग। और कभी-कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग द मार्केट आपको इस तरीके का हैमर देखने को मिलता है। तो ये जो हैमर लाइक सिचुएशन है ये इंडिकेट करेगी कि अच्छा स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, और हैमर के बाद नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल अगर बनने लगे तो यहाँ पे आपको कॉल्स में एंट्री कर लेनी चाहिए, या फिर अगर वो वापस रिट्रेस कर ले तो यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए सपोर्ट पे। तो ये एक सिचुएशन हो गई। सेकेंड सिचुएशन इस तरीके से भी हो सकती है कि एक रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सारा स्टॉप लॉस हंट हो गया एंड देन देयर इज अ सेलिंग। तो अगर हम ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग रिस्की है, हमें ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें अगर कई बार क्या होगा, आप देखोगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये वीकनेस के सिचुएशन में होती है कि जब इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एक तो हो गया कि इंस्टीट्यूशन को लेना है, जब उनको लेना है तो वो नीचे मार्केट में हंट करेंगे एंड देन इट विल बाउंस बैक। ये क्या होगा, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं नॉर्मली ये दिस इज अ हैमर, ये दिस इज अ बाय सिचुएशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, हम हैंगिंग मैन अगर आपने सुना होगा, रिवर्स हैमर, ये रिवर्स हैमर हो गया, यानी कि ये हाई बना मार्केट का, ये हाई लेवल है,
यहाँ पे हाई बना और क्लोजिंग इस लेवल पे हो रही है रेड, यानी कि रिवर्स हैमर या हैंगिंग मैन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर इस तरीके का सिचुएशन बना कि प्राइस यहाँ पे गया और क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो इसे हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हंट हो गया बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ऊपर जाके ये सारे के सारे लोगों ने खरीद लिया, ये बायर, दीज आर द बायर, स्मॉल बायर्स, और उसके बाद मार्केट नीचे 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 की तरफ चली गई। तो दो तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, एक तो होती है कि बायर माल लेना चाहता है और दूसरा सेलर माल बेचना चाहता है। तो जब बायर माल लेना चाहेगा तो आपको हैमर बनेगी और सेलर माल बेचना चाहेगा तो आपको हैंगिंग मैन बनेगा या रिवर्स हैमर बनेगा। तो इन दोनों पैटर्न से आप स्टॉप लॉस हंटिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरीके से है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 29 तारीख को आप जा करके कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिएगा तो आपको वहां पे हैमर बनता हुआ दिखाई देगा कि मार्केट गिर के रिवर्स हो गई और वो स्टॉप लॉस हंटिंग का आपको सिनेरियो बना। जैसे ये एक और एग्जांपल है कि स्टॉप लॉस हंट हुआ और मार्केट ये बेसिकली सेलर ने स्टॉप लॉस हंट किया यहाँ पे, क्योंकि सेलर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिस वाज अ पॉजिटिव कैंडल और फिर ये रिवर्सल एंड सेलिंग इस तरीके से ये आ गई। ये अगर आप याद करें तो ये कल हुआ था, कल के दिन में मार्केट में सेम हुआ था कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 2 बजे के आसपास बहुत तेज मार्केट में ऊपर की तरफ बाइंग आई, फिर मार्केट अप्रोक्सीमेटली क्लोज हुआ डे मिड में और आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो ये सेम सिनेरियो कल के चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट था मार्केट ड्यूरिंग द मिड डे और फिर इस तरीके से सेम सिनेरियो कल के चार्ट में, यानी कि आप 3 तारीख के चार्ट्स को देख सकते हैं, 3 सितंबर को सेम ये इस तरीके का फॉर्मेशन था और 4 तारीख को फॉलो ऑन एक 180 पॉइंट का गैप डाउन मिला। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग वो ओवरनाइट पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग यानी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेसिकली ये तो इससे हमें बचना कैसे और इसका फायदा कैसे उठाना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने ये समझा कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है और अब रेलेवेंट क्या है कि इससे हमें बचना क्या है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। एक तो नॉर्मली हमें परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस हम लोग यूज कर सकते हैं। परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस यानी आपने फिक्स परसेंटेज लगा लिया कि आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपका ऑप्शन में 25% या 30% का आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। एक हम यूज करते हैं वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस यानी एवरेज ट्रू रेंज के ऊपर, यानी कि जितना ज्यादा वोलेटिलिटी उस हिसाब से स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। एटीआर एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से आप स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या यूज करता हूं और क्या बेस्ट मेथड है, बट ये कुछ मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हैं। फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस, एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज बेस्ड स्टॉप लॉस। थर्ड टेक्निकल स्टॉप लॉस यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। एक हो गया रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, यानी कि आप अगर से रिवार्ड का टारगेट कर रहे हैं 30 पॉइंट का तो 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया, 1:1 यानी 30 पॉइंट का टारगेट है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और एक फिक्स पॉइंट स्टॉप लॉस जो हम लोग कई बार यूज करते हैं, फिक्स पॉइंट स्टॉप लॉस ये यूज कर सकते हैं। बट इससे बेहतर और क्या है, ये सब तो मेथड्स हो गए जो आपको दिखेंगे कि आप यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो प्रैक्टिकली यूजफुल ट्रिक्स हैं उसमें एक तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एंट्री पे ध्यान देना चाहिए कि जो हम एंट्री कर रहे हैं ट्रेड की, ये कभी भी हम क्या तो वीवैप पे लें या 61% रिट्रेसमेंट पे लें, 61% रिट्रेसमेंट पे लें। ये दो एंट्री मेथड को ही फॉलो करें, इसके अलावा कोई भी एंट्री मेथड हम फॉलो नहीं करें। अगर हम ये दो रूल पे एंट्री करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होगा, क्योंकि हम रिट्रेसमेंट पे ले रहे हैं। तो उस केस में आप डे लो यानी थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस, यानी अगर आप 25-30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो आपका ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि आप एक तो वीवैप पे लेंगे तो जो बड़े प्लेयर हैं उनको स्टॉप लॉस हंट करने में दिक्कत होगी वीवैप पे, क्योंकि वीवैप इज अ बाइंग एवरेज ऑफ बिगर हैंड्स। व्हाट इज वीवैप? वीवैप इज अ बाइंग एवरेज ऑफ बिगर हैंड्स।
तो जो बड़े प्लेयर हैं उनकी बाइंग एवरेज पे ही आपने अगर ट्रेड लिया है तो अगर वो स्टॉप लॉस हंट करेंगे तो उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए नॉर्मली वीवैप से बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप 61% रिट्रेसमेंट पे लेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्टॉप लॉस हंट करेंगे तो उनका एमक्यूएम लॉस आ जाएगा, क्योंकि एमक्यूएम लॉस, क्योंकि ऑलरेडी आप रिट्रेसमेंट पे ले रहे हैं। तो ये दोनों अगर हम फॉलो करेंगे तो हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं। तीसरा, कॉमन लेवल हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे तो कॉमन लेवल में 100 रुपए का स्टॉप लॉस हम यूज करते हैं, हम 90 रुपए का स्टॉप लॉस यूज करते हैं, 80 रुपए का करते हैं। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, 98 यूज कर सकते हैं। इसकी जगह आप 87.50 यूज कर सकते हैं, और 80 की जगह आप 77.20 यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का रैंडम लेवल अगर हम यूज करेंगे तो वो बेहतर होगा, रैदर कि हम एब्सोल्यूट एक नंबर्स को यूज करें। तो ये भी आपको, और कॉमन लेवल जो कॉमनली चार्ट्स में दिख रहा है सबको स्टॉप लॉस लेवल है, वो उससे हमें हटके स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। कई बार कुछ ट्रेडर्स मेंटल स्टॉप लॉस भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दें तो वो स्टॉप लॉस का फेयर आइडिया लग जाता है कि क्या स्टॉप लॉस जनरली मार्केट में है जहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे, तो आप मेंटल स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। मेंटल स्टॉप लॉस में आपको हर समय सिस्टम पे होना होगा कि अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो फटाक से आपको निकलना है, दैट इज कॉल्ड मेंटल स्टॉप लॉस। सेट योर स्टॉप लॉस स्लाइटली अबव और बिलो द टेक्निकल लेवल, यानी जो मेन टेक्निकल लेवल्स दिख रहे हैं, यानी डे लो उससे नीचे स्टॉप लॉस या डे हाई उससे ऊपर स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए। या एक तरीका है कि आप ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज करें, जैसे बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड। जैसे आज हम लोग बुल स्प्रेड ट्रेड कर रहे थे। अब बुल स्प्रेड्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग उसमें अगर होगी तो स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 स्ट्राइक्स इन्वॉल्व है, तो वहां पे स्टॉप लॉस हंट बहुत रेयर हो सकती है। तो आप क्या तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज ट्रेड करें, या नेकेड ऑप्शन में ही स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो उसमें आप एंट्री पे ध्यान दें, या फिर एटीआर यूज कर सकते हैं। बस मोस्ट वाइबल जो मुझे समझ में आया कि एक तो एंट्री पे हम अगर फोकस करें, और दूसरा हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज में चले जाएं, तो ये दोनों को हम फॉलो करेंगे तो हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं। या फिर हम थोड़ा सा वाइडर स्टॉप लॉस यूज करें। तो ये सब चीजों को देख करके हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं। और स्टॉप लॉस हंटिंग में फायदा कैसे उठाना है, अगर डेटा पॉजिटिव है और आपको डेटा पॉजिटिव में कभी भी आपको हैमर लाइक सिचुएशन मिलती है, यानी कि गिर के रिकवरी मिले हैमर, और डेटा पॉजिटिव है, तो अगले कैंडल में आपको कॉल ऑप्शन बेट करना चाहिए। और अगर कभी आपको हैंगिंग सिचुएशन, हैंगिंग मैन या रिवर्स हैमर मिलता है और उसके बाद डेटा का नेगेटिव हो जाए, तो आपको पुट ऑप्शन पे बेट करना चाहिए। ये और स्टॉप लॉस नॉर्मली ये डे लो या डे हाई बन जाता है। ये हम स्टॉप लॉस हंटिंग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फटाफट मैं कंक्लूड करता हूँ। ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है। अब ये सब समझने के बाद ये ट्रेडिंग प्लान हम डिजाइन करते हैं, जो मैंने डिजाइन कर रखा है। इन सब चीजों को समझने के बाद कंक्लूजन में मुझे ट्रेडिंग प्लान क्या मिला, ट्रेडिंग प्लान ये मिला है कि हमें 9 बजे से लेके 11 बजे तक डेटा को ऑब्जर्व करना है, यानी ये डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड हो गया। 11 बजे के बाद अगर डेटा मेरा पॉजिटिव है तो वीवैप को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए हमें एंट्री लेनी है कॉल या पुट में वीवैप के आसपास या रिट्रेसमेंट पे। ये पॉइंट 3 हो गया। ये मेरा ट्रेडिंग प्लान हो गया। ये ट्रेडिंग प्लान जो आज का पूरा वेबिनार की क्रक्स एंड समरी ट्रेडिंग प्लान में आती है, कि हमने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया इन सब चीजों को समझ के, और डेटा 9 से 11 के बीच में ऑब्जर्व किया। जो डेटा बना उसके हिसाब से हमने एक डिसाइड किया कि मुझे कौन सा ट्रेडेड लेना है। फिर हमने स्ट्राइक सिलेक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर्स का क्या प्रीमियम चल रहा है। फिर हम वीवैप का वेट करेंगे कि वीवैप पे आसपास आएगी तो एंट्री लेंगे, या रिट्रेसमेंट मिलेगा 61% तो एंट्री लेंगे। और फिर हम टारगेट 30 से 40 पॉइंट का रखेंगे और स्टॉप लॉस हम 25 से 30 पॉइंट का एक रखेंगे। ये नॉर्मल सिनेरियो है। फिर आप स्टॉप लॉस और टारगेट अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स, बट ये एक लेमैन के हिसाब से ये स्टॉप लॉस और टारगेट रख करके हम चल सकते हैं। अब कुछ लॉसेस को अवॉइड करने के लिए कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए।
कि हमें एक तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऑप्शन को अच्छे से समझना चाहिए। ऑप्शन इज अ वेरी रिस्की प्रोडक्ट, बहुत रिस्की गेम है, ये आसान नहीं है। तो हमें एजुकेशन से ही हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। हमें एक प्लान डेवलप करना चाहिए कि जैसे कि मैंने अभी आपको प्लान दिखाया कि मेरा ये प्लान है और इस प्लान को मैं हर दिन एग्जीक्यूट करता हूँ और इसी प्लान के बेसिस पे हम हर दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये प्लान अगर आपको समझ में आता है तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस प्लान की एक्यूरेसी करीब करीब 70% लाइव मार्केट में देखने को मिलती है। सारा कुछ डिपेंड करता है एंट्री कहाँ पे करते हैं। अगर आपकी राइट एंट्री है तो आपकी विनिंग रेशियो 70% तक आ जाती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन में ट्रेड नहीं करें। ओवरनाइट आप नेगेटिव ऑप्शंस कैरी नहीं करें, ओवरनाइट कैरी करना रिस्की हो सकता है। अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन को हेज करके लेके जाएं, जैसे बुल स्प्रेड्स या बेयर स्प्रेड्स में लेके जा सकते हैं। मिस्टेक्स जो हमारी हो रही है, जैसे कई बार हम ब्रेकआउट एंट्री कर लेते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए कि उस मिस्टेक्स को हम आगे ना करें। ओवर लिवरेज हमें नहीं करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कई बार हम कैपिटल के हिसाब से बहुत ज्यादा पोजीशन ले लेते हैं या उतनी पोजीशन ले लेते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, तो डिस्कम्फर्ट होने के कारण आप बहुत छोटे प्रॉफिट में या छोटे जल्दी निकल जाते हैं। तो लिवरेज को हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग भी हमें अवॉइड करना चाहिए। दिन में अगर आपको एक ट्रेड अच्छा मिल जाए तो डन फॉर द डे। मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए। एक ट्रेड अगर आपको मिल जाता है ठीक ठाक वीवैप पे तो आप उस दिन की ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मल्टीपल ट्रेड लेंगे तो चांसेस हैं कि आपके सेकेंड ट्रेड फंस सकते हैं। तो एक ट्रेड अगर आपको अच्छा मिल जाता है, आपका ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं। आई विल फिनिश द नेक्स्ट 5 मिनट्स आफ्टर। और फिर कुछ अगर आप जो प्लान मैंने डिस्कस किया, इस प्लान को आप पेपर ट्रेडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं कि जो पेपर ट्रेडिंग है इससे आप करके देखें। इंट्री एग्जिट पे फोकस करें, स्टॉप लॉस फॉलो करें, मॉनिटर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट केयरफुली। जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको प्रॉपर्ली देखना चाहिए, समझना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस यूज करना चाहिए। और ऑप्शन कैलेंडर, मॉनिटर इकोनॉमिक कैलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दिन किसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे कि जिस दिन रिलायंस का एजीएम है वॉलिडिटी रहेगी, इन्फोसिस का रिजल्ट है वॉलिडिटी रहेगी, एचडीएफसी का रिजल्ट है वॉलिडिटी आ सकती है, आईसीआईसी का रिजल्ट है वॉलिडिटी आ सकती है, आरबीआई की पॉलिसी है वॉलिडिटी आ सकती है। तो हमें इकोनॉमिक कैलेंडर पे ध्यान रखना चाहिए। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट में आपको इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। दिन में एक बार सुबह सुबह आप देख लीजिए कि क्या आज के इवेंट्स हैं, तो कम से कम उस इवेंट्स के हिसाब से आपको फेयर आइडिया रहेगा कि कितने बजे इवेंट आएगा, वॉलिडिटी कैसे आ सकती है। तो ये इससे आप वॉलिडिटी से बच जाएंगे। और देता हूँ 12:35 से 12:50 के बीच में, दूसरी ट्रेड्स 2:15 से 2:30 के बीच में, और तीसरा हर अल्टरनेट डे यानी मंडे और वेडनेसडे को मैं 7:40 से 7:50 के बीच में जी बिजनेस पे आपको मिलूंगा। इसके अलावा आप चाहे तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम जो भी कॉन्सेप्ट या ट्रेडिंग प्लान आज मैंने डिस्कस किया, इसी ट्रेडिंग प्लान पे हम हर दिन वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और मेन हमारा ऑब्जेक्टिव वहां पे ये होता है कि एक तो लॉस को हम बचा पाएं और दूसरा राइट डायरेक्शन में ट्रेड करें। और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम वीकली प्रॉफिट कर पाए। हर दिन प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है, बट वीक ऑन वीक हमारी कोशिश होती है कि हम प्रॉफिट बना पाए। और अगर आप लास्ट 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 80% ऑफ द वीक्स प्रॉफिटेबल रहे हैं, 20% ऑफ द वीक्स ही लूजिंग रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की जो परफॉर्मेंस है वो वीक ऑन वीक प्रॉफिटेबल है और 80% ऑफ द वीक्स लास्ट 1 ईयर में प्रॉफिटेबल रहे। ये परफॉर्मेंस है अगस्त एक्सपायरी का। अगस्त एक्सपायरी में जो प्रॉफिट रहा है वो 202 पॉइंट के आसपास का रहा है। और ये चारों इनफैक्ट 5 वीक थे और हमारे पांचों वीक प्रॉफिटेबल रहे हैं। सेकेंड वीक में हाईएस्ट प्रॉफिट था 113 पॉइंट का। जो नॉर्मल हम टारगेट लेके चलते हैं, हर मंथ हम 200 से 200 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सारा का सारा जो प्लान मैंने डिस्कस किया, जो रूल्स डिस्कस किए, इसी के बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आप चाहें तो खुद से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस प्लान को समझ के, और आप अगर चाहते हैं तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मेरे साथ भी वहां पे ये सारे के सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एवरेज ट्रेड एक ट्रेड एक दिन का होता है जनरली, दिन में एक ट्रेड हम देने की कोशिश करते हैं। और
क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि कब हम लोग ये डिसाइड करें कि नेकेड ऑप्शंस लेने हैं और कब हमको स्ट्रैटेजी का ट्रेड लेना है, तो ये किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं? देखिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, जब मैं सारा कुछ डेटा देख करके श्योर होता हूँ कि नहीं आज तो डेटा बढ़िया है, तो हम नेकेड ऑप्शन ट्रेड करते हैं। जब कंफ्यूजन लगती है, डर सा लगता है या गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है, तो हम स्प्रेड्स में चले जाते हैं, क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मार्केट में गैप डाउन था और वर्ल्ड मार्केट्स नेगेटिव थे, एक पैनिक सिचुएशन था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो उस केस में हम बुल कॉल स्प्रेड में चले गए। बट कई बार मार्केट स्टेबल है, सारा सिनेरियो पॉजिटिव है। जैसे कल 3 सितंबर को हम नेकेड कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे। हम अगर आप देखेंगे तो 30 अगस्त को भी हम नेकेड कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि सारा सिनेरियो क्लियर था। तो बेसिकली इसका आंसर यही है कि जब आपको डेटा वगैरह सब क्लियर लग रहा है, सारा सिनेरियो क्लियर है, तो आप नेकेड ऑप्शन ट्रेड करें। स्टॉप लॉस उस समय छोटा दिख रहा है तो आप नेकेड ऑप्शन ट्रेड करें। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर दिख रहा है तो नेकेड ऑप्शन ट्रेड करें। वीवैप के आसपास मिल रही है तो नेकेड ऑप्शन ट्रेड करें। बट जब आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, तो बट आपको लग रहा है कि बुलिश है, फैक्टर्स मैच कर रहे हैं, जैसे आज पीसीआर का डेटा ओपनिंग में नेगेटिव था बट अदर फैक्टर्स पॉजिटिव थे, तो हम बुल कॉल स्प्रेड में चले गए। तो वो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन रिट्रेसमेंट को लेकर है कि अधिकतर टाइम 61% ही रखना है या उसके फेरबदल अपन कर सकते हैं? 50% से ऊपर तो लेना नहीं चाहिए। अगर आपका 50% रिट्रेसमेंट हो गया तो ऑप्शन आप मान के चलिए 61% हो जाएगी बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू के। तो हमें 50% से 61% के बीच में लेना है। अब सपोज कीजिए मुझे 4 लॉट लेना है, मैं 4 लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो मैं एक लॉट तो मैं ले लूंगा 50% पे, या 50% पोजीशन आप 50% पे ले लीजिए। और अगर वहां से रिवर्स कर गई तो चलो सही है, तो अगर 50% रिट्रेसमेंट पे आपको ऑब्जर्व करना है कि वहां पे ग्रीन कैंडल बन रही है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि 50% रिट्रेसमेंट आया और आप जंप करके ले लीजिए, वहां पे आपको साइन दिखना चाहिए कि वो रिट्रेसमेंट लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप 50% पोजीशन ऐड कर लीजिए, और वहां से अगर वो चलती चली गई तो आपको प्रॉफिट मिल गया, चलो आधी पोजीशन में। और अगर वहां पे रिस्पेक्ट नहीं दिया और मार्केट 61% पे आ गई, तो 61% पे भी आपको देखना होगा कि रिवर्स सिचुएशन बन रही कि नहीं, यानी रिवर्सल आ रहा है। अगर रिवर्सल आ रहा है तो 61% पे आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर डेटा सपोज ये पीसीआर बहुत स्ट्रांग है और 50% से 61% के बीच में मार्केट रुक गई, कंसोलिडेट होने लगी, तो उस लेवल पे आप पोजीशन धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक लॉट लिया या 50% ली, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया आपको कि नहीं ये रिट्रेसमेंट लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो फिर आप पोजीशन वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। की लर्निंग यहाँ पे ये है कि जो रिट्रेसमेंट लेवल है 50% से 61%, उस लेवल पे आपको ऑब्जर्व करना है कि वहां पे टेनिस बॉल क्या कर रहा है। जैसे टेबल टेनिस पे बॉल वहां पे उछल रहा है या बॉल वहां पे जंप नहीं कर पा रहा है। अगर बॉल वहां पे जंप कर रही है, इसका मतलब है कि मार्केट में आपको वहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो फेयर इनफ सर, अब क्वेश्चन आता है पुल बैक स्ट्रैटेजीज पर कि आपने बोला कि पुल बैक पर हमको एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि पुल बैक होने से पीसीआर के अगेंस्ट चलता है, तो वो लॉजिक कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं हो पाता ढंग से। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए पुल बैक में मेन हमें क्या देखते हैं, पुल बैक के बाद रिवर्सल। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, कई बार मेरे से भी ये मिस्टेक होती है। मिस्टेक ये होती है कि वीवैप आया और वीवैप पे हम कॉल ऑप्शन खरीद लिए और वो वीवैप को रिस्पेक्ट नहीं दिया और पीसीआर के अगेंस्ट मार्केट चली गई। तो हमें ये देखना होता है कि वीवैप के आने के बाद क्या वो रिवर्सल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वीवैप को रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस या नहीं कर रहा है। जैसे वीवैप पे प्राइस आए तो आप सिंपल देखिए कि जो टेनिस बॉल है वो जंप कर रहा है या वापस वो नीचे जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन अगर आप ऐड करेंगे या तो एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी। तो पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो ये तो पक्का है कि हमें पुट ऑप्शन नहीं लेना है, हमें कॉल ऑप्शन ही लेना है। बट कॉल ऑप्शन लेने की जो एंट्री पॉइंट है वो वीवैप पे हमें ये देखना है कि वो रिवर्स कर रहा है या वापस नीचे की तरफ जा रहा है। सेम रिट्रेसमेंट में भी अगर 50-60% रिट्रेसमेंट है, उस लेवल पे आ गया तो आपको देखना है कि वो रिट्रेसमेंट को रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रेस्पेक्ट कर रहा है तो फेयर एनफ आप ले लीजिए,
और फिर स्टॉप लॉस हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है ये आपको 65-70% तो एक्यूरेसी दे देगा। अब कई सिचुएशन हो सकता है कि सारी कंडीशन मीट होने के बाद भी प्राइस नीचे चला जाए, पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई भी गेम प्लान या कोई भी प्लान 100% एक्यूरेट होगा। बट अगर हम इस प्लान को फॉलो करेंगे तो ये तो है कि हम 70% विनर होंगे, 30% लूजर होंगे, और जब हम लूजर होंगे तो हम स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हमें ऑब्जर्व करना होगा वीवैप के आसपास कि वहां से जंप कर रही है तो हम एंट्री करेंगे, जंप नहीं कर रही है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर अब क्वेश्चन अपना ग्रीक्स पर एक क्वेश्चन है कि आपने ये समझाया कि थीटा की वैल्यू जो है वो डेल्टा के कंपैरिजन में अगर ओवर बीट करती है तो डेफिनेटली हमको वहाँ पर एडवांटेज मिलता है। तो हमको ओवरऑल थीटा पर कंसंट्रेट करना चाहिए या डेल्टा पर कंसंट्रेट करना चाहिए? एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा है सर जैसा आपने बताया कि थीटा और डेल्टा का और जो विक्स का है वो कोरिलेशन रहता है, तो वहाँ पर सिंपल अगर मैं पूछूं तो हमको थीटा पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए या डेल्टा पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए? डेल्टा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बेसिकली डेल्टा पे फोकस भी नहीं करना है। एट द मनी का डेल्टा 0.5 ही होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डीप आउट ऑफ मनी में नहीं जाना है, क्योंकि एट द मनी का डेल्टा आपका 0.5 ही होगा। तो ये हमें बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ के रखना है कि एट द मनी आप दे रहे हैं तो 0.5 ही डेल्टा है, हर समय डेल्टा देखने की जरूरत नहीं है। बट हम आउट ऑफ मनी में जा रहे हैं तो हमें थीटा देखने की जरूरत है कि उसका थीटा कितना है। बट जब हम एट द मनी कर रहे हैं और हम इंट्राडे कर रहे हैं तो बस हमारे बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि हम एट द मनी ले रहे हैं तो इसका 0.5 डेल्टा होगा और इसका थीटा जो होगा वो एवरेज मतलब 16, 17, 15, 16 रुपए ऐसे थीटा होगा। और जो मार्केट की मूवमेंट होनी चाहिए वो थीटा को कम से कम कवर कर ले, क्योंकि अब 15 रुपए का अगर थीटा है तो 30 पॉइंट मूवमेंट होगी तो मेरा ब्रेक इवन आएगा, 30 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट होगी तभी मैं प्रॉफिट में आऊंगा। तो इस तरीके का एक फेयर माइंड में हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या मूवमेंट आ सकती है, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पीसीआर पे लेते हैं। सर एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि पीसीआर वॉल्यूम और पीसीआर जो इंट्राडे में होता है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस का, वो किस तरीके से डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कई बारी डिस्क्रिपेंसी आती है। देखिए एक तो पीसीआर का कैलकुलेशन हो गया कि आप सीओआई से निकालिए, चेंज इन ऑपरेटर से, जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। दूसरा पीसीआर आप वॉल्यूम का भी निकाल सकते हैं, पीसीआर का वॉल्यूम। मैंने दोनों को कई बार यूज किया, बैक टेस्ट भी किया तो मुझे एक्यूरेसी पीसीआर सीओआई में ज्यादा मिली। पीसीआर वॉल्यूम में कई बार एक्यूरेसी उतनी नहीं मिली, कभी कभी मिलती है। यानी पीसीआर जो वॉल्यूम्स का रेशियो भी आप देख सकते हैं, बट उसकी एक्यूरेसी नॉर्मली करीब 50% मुझे लाइव मार्केट में दिखाई थी और पीसीआर सीओआई की एक्यूरेसी 65% दिखी। पीसीआर वॉल्यूम का मतलब हो गया कि आप हर स्ट्राइक जो 3 स्ट्राइक्स हम है उसका वॉल्यूम लेकर के पुट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल का वॉल्यूम, उससे आप एक रेशियो निकाल सकते हैं। बट उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। जैसे पीसीआर जो हम सीओआई का निकालते हैं तो उसमें मुझे पीसीआर 1.5, 2, 2.5, 3 भी मिल जाता है। बट पीसीआर जो वॉल्यूम का रेशियो है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, वो 1.25,